हाय एवरीवन, सॉलिड स्टेट पढ़ रहे थे हम लोग और पिछला क्लास में जो है क्रिस्टल स्ट्रक्चर समाप्त किए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे पैकिंग एफिशिएंसी। देखो, शुरुआत में जब हम लोग क्लोज पैकिंग स्टार्ट किए थे तो बतलाए थे कि क्लोज पैकिंग में जब पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है 3 डायमेंशनल स्पेस में, तो उसमें से 100% जो स्पेस अवेलेबल है वह कभी ऑक्यूपाई नहीं होता है। कुछ ना कुछ पोर्शन खाली रह जाता है, लेकिन मैक्सिमम पोर्शन ऑक्यूपाई होता है पार्टिकल्स के द्वारा। तो टोटल अवेलेबल स्पेस में कितना परसेंट स्पेस पार्टिकल्स के द्वारा ऑक्यूपाई किया जा रहा है, पार्टिकल्स उस स्पेस को घेर रहे हैं, वही कहलाएगा उसका पैकिंग एफिशिएंसी। जैसे 100% है, उसमें से 50% जगह ऑक्यूपाई किया पार्टिकल तो 50% पैकिंग एफिशिएंसी, 70% किया तो 70%। तो टोटल अवेलेबल स्पेस का जितना परसेंट स्पेस पार्टिकल्स के द्वारा ऑक्यूपाई किया जाता है वही कहलाता है उस लैटिस का पैकिंग एफिशिएंसी। एक पैकिंग फ्रैक्शन होता है, तो सेम ही चीज है, थोड़ा सा अंतर है। पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ ऑल द स्फीयर्स present in the unit cell by volume of unit cell into 100। अब यूनिट सेल हम लोग अलग अलग टाइप का पढ़े ना, सिंपल क्यूबिक सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक और एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ऐसे। तो ये सब लैटिस या यूनिट सेल का अलग अलग अरेंजमेंट है और इस सब में पार्टिकल्स अलग अलग स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। तो एससीसी में टोटल अवेलेबल स्पेस का कितना परसेंट स्पेस पार्टिकल्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं वो इसका पैकिंग एफिशिएंसी कहलाएगा। उसी प्रकार से बीसीसी, उसी प्रकार से एफसीसी और लास्ट में एससीपी। इसी पैकिंग एफिशिएंसी को यदि डिवाइड कर दो 100 से तो कहलाता है पैकिंग फ्रैक्शन। क्या कहलाता है? पैकिंग फ्रैक्शन। जैसे मान लो कि किसी का पैकिंग एफिशिएंसी 74% है, तो परसेंट वाला पैकिंग एफिशिएंसी हुआ, इसको 100 से डिवाइड कर दोगे तो 0.74, तो ये कहलाएगा पैकिंग फ्रैक्शन। अंतर है थोड़ा सा दोनों में, फ्रैक्शन और एफिशिएंसी में, याद रखोगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो कोई पूछे कि एक क्लासरूम का क्या एफिशिएंसी होगा, पैकिंग एफिशिएंसी। कोई एक क्लासरूम है, उस क्लासरूम का पैकिंग एफिशिएंसी क्या है? तो सबसे पहले यदि वह जनरली कोई क्लासरूम होता है तो वह क्यूबॉइडल होता है, क्यूबॉइड के टाइप का। तो क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले निकालेंगे कि उस क्लासरूम में कितना जगह है। तो जगह की बात करेंगे जहां, वहां समझ जाओगे वॉल्यूम निकालना है, तो उस क्लासरूम का वॉल्यूम निकाल लेंगे। यदि क्यूबॉइडल है, क्यूबॉइड टाइप का, तो उसका वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो उस हिसाब से क्लासरूम का वॉल्यूम निकल जाएगा। उसके बाद उस क्लासरूम में है क्या? तो बेंच डेस्क लगा हुआ है, तो क्या करेंगे हम लोग? उस बेंच डेस्क का वॉल्यूम निकालेंगे। तो एक बेंच डेस्क का वॉल्यूम निकाल लो और टोटल मान लो 20 बेंच डेस्क है, तो उसको 20 से गुना कर दो, तो हो गया टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द बेंच डेस्क। और एक इधर हम लोग पहले से निकाले थे वॉल्यूम ऑफ क्लासरूम। तो लास्ट में जब पैकिंग एफिशिएंसी निकालना हो तो कैसे निकालेंगे कि वॉल्यूम ऑफ ऑल द बेंच एंड डेस्क डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्लासरूम, और एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बस सेम काम यहां करना है, फॉर्मूला को केवल ध्यान में रखोगे। तो जब पैकिंग एफिशिएंसी हम लोग कैलकुलेट करेंगे एससीसी, बीसीसी, एफसीसी या एससीपी लैटिस के लिए 3 स्टेप का कैलकुलेशन है। लंबा लंबा कैलकुलेशन देख के नहीं डरोगे, और ये कैलकुलेशन एग्जाम में आता है कोई एक 3 नंबर का जनरली पूछता है और बताए कि 3 स्टेप का कैलकुलेशन। स्टेप 1 में क्या करना है, फॉर्मूला को देखोगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यूनिट सेल में जो टोटल स्फीयर है उसका वॉल्यूम निकालेंगे। अब स्फीयर का वॉल्यूम हम लोग जानते हैं क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। यही होता है ना स्फीयर का वॉल्यूम, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक। अभी जो R है, तो इस R का रिलेशन हम लोग पढ़े हैं A के साथ, एज लेंथ और रेडियस ऑफ एटम के बीच। एससीसी के लिए अलग पढ़े, बीसीसी के लिए अलग पढ़े, एफसीसी के लिए अलग पढ़े, और ये सब कई बार पढ़े हैं। 3 बार तो ऑलरेडी हमको लगता है पढ़ ही चुके हैं।
एक बार रेडियस रेशियो कैलकुलेट किए, फिर साइज ऑफ ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए पढ़े, फिर शुरू में अलग से बताया गया था रिलेशनशिप बिटवीन डी आर एंड ए। तो सर्वप्रथम स्फीयर का वॉल्यूम निकाल लेना है, टोटल स्फीयर जो प्रेजेंट है यूनिट सेल में। तो यहां उसके डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। उसके बाद हम लोग अलग अलग लैटिस के लिए आर और ए के बीच रिलेशन पढ़े हैं। तो जब यूनिट सेल का वॉल्यूम निकालोगे तो ये तीनों जो है वे क्या है, क्यूबिक यूनिट सेल है, और क्यूब का वॉल्यूम होता है ए क्यूब, मतलब एज का क्यूब, साइड का क्यूब। अब इस ए का रिलेशन हम पढ़े हैं आर के साथ। जैसे सिंपल क्यूबिक सेल है SCC, तो सिंपल क्यूबिक सेल में हम क्या पढ़े हैं, ए बराबर होता है 2r। तो ए क्यूब निकालोगे तो 2r का होल क्यूब मतलब 8r क्यूब, तो ये निकल जाएगा इसका वॉल्यूम। उसी प्रकार से BCC के लिए हम लोग पढ़े थे r बराबर √3/4a। उसी प्रकार से FCC के लिए शायद पढ़े होंगे r बराबर a/2√2 करके, ऐसे ही कुछ पढ़े थे हम लोग पीछे, जो भी हो ऐसा। तो ये r और a के बीच रिलेशन सब के लिए हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, डेराइव कर चुके हैं। तो या तो डायरेक्ट याद रखो या उसको डेराइव कर लो। तो इस सबसे जो है निकल जाएगा a का वैल्यू, फिर a का क्यूब कर दोगे तो इस यूनिट सेल का वॉल्यूम निकल जाएगा। स्फीयर का वॉल्यूम पता है, फॉर्मूला पे पुट करोगे निकल जाएगा पैकिंग एफिशिएंसी। तो 3 स्टेप्स कौन कौन से हुए, नंबर 1 उस यूनिट सेल का वॉल्यूम निकालना, नंबर 2 उस यूनिट सेल में जो स्फीयर्स प्रेजेंट हैं उस सब का वॉल्यूम निकालना, नंबर 3 इस फॉर्मूला पे पुट करके सॉल्व कर देना, तो निकल जाएगा फिर उसका पैकिंग एफिशिएंसी। तो एक एक करके हम लोग कैलकुलेट करते हैं, पूरा कैलकुलेशन नहीं करेंगे, पूरा कैलकुलेशन नोट्स में दिया हुआ है। डायरेक्ट यहां हम लोग देखेंगे, डायरेक्ट मतलब ये जो आर और ए के बीच रिलेशन है इसको डेराइव हम लोग नहीं करेंगे, वो कई बार पीछे बता चुके हैं। तो सबसे पहले कैलकुलेशन हम लोग करें SCC लैटिस, सिंपल क्यूबिक सेल के लिए। तो इसमें हम डायरेक्ट बताते हैं, सिंपल क्यूबिक सेल में हम लोग क्या पढ़े थे रिलेशन, इसमें हम लोग रिलेशन पढ़े हैं A बराबर 2r। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होता है, a क्यूब, तो हो जाएगा 2r का होल क्यूब, हो जाएगा 8r क्यूब। SCC लैटिस में कितने स्फीयर्स होते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन SCC लैटिस 1 होता है सिंपल क्यूबिक में, और जो भी पार्टिकल है स्फीयर के फॉर्म का होता है ऐसा मान के चला गया है, इसलिए वॉल्यूम ऑफ 1 स्फीयर कितना 4/3 पाई आर क्यूब हो गया। स्टेप 1 में ही करना है, स्टेप 2 में ही करना है, स्टेप 3 में फॉर्मूला पे पुट कर दो। तो पैकिंग एफिशिएंसी बराबर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ 1 स्फीयर बटे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू 100। एक स्फीयर का वॉल्यूम आया 4/3 पाई आर क्यूब, ई है 8r क्यूब इंटू 100, आर क्यूब कट जाएगा, ये हो गया 4/3 इंटू 1/8 इंटू 100, ये 2 बार में कट जाएगा, तो आ जाएगा 100/6। और पाई भी है तो पाई का वैल्यू पुट कर दोगे, यहाँ पाई भी है तो इसका वैल्यू 3.14, तो जाएगा 314/6। करोगे इसको सॉल्व तो आता है 52.4% के आसपास। यही कैलकुलेशन है। नोट्स में देखोगे ना, तो जैसे ए बराबर हम 2r लिखे तो वहाँ डेराइव करके बताया गया है कि ए बराबर 2r कैसे आया। तो चूंकि इसको पहले हम लोग 2-3 मरतबा पढ़ चुके हैं, इसलिए हम इस पर अभी नहीं जिक्र कर रहे हैं, लेकिन समझा हुआ है। इसको ध्यान से नोट्स को ही देखोगे तो समझ में आ जाना है, इसमें अलग से कोई दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। और बस यही 3 स्टेप है, यूनिट सेल का वॉल्यूम निकालो, स्फीयर का निकालो, फिर बन जाएगा, फॉर्मूला पे पुट कर दो। नेक्स्ट बात करें हम लोग BCC लैटिस की, दूसरा नंबर में। तो BCC लैटिस में जो रिलेशन है ये कुछ ऐसा है, A और R के बीच उसमें रिलेशन जो हम लोग पढ़े हैं, तो ऐसा हम लोग पढ़े थे। R बराबर पढ़े थे √3/4a, तो जब A निकालोगे तो हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो इधर, तो 4r/√3। अब जब वॉल्यूम निकालोगे इसका तो a क्यूब, तो 4/√3 r का होल क्यूब।
4 का क्यूब हो जाएगा 64, 4 इंटू 4 इंटू 4, और ये √3 का क्यूब तो √3 इंटू √3 इंटू √3, तो √3 कितना हो गया 3। दो रूट को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट हट जाता है यदि सेम वैल्यू रहे तो। कैसे ऐसे होता है, तो देखो ये रूट का वैल्यू होता है 1/2, तो इसको ऐसे लिखो 3 का पावर 1/2 इंटू 3 का पावर 1/2 इंटू 3 का पावर 1/2। तो ये दोनों का बेस सेम है, पावर है 1/2, तो बेस सेम रहेगा, पावर ऐड होता है 1/2 प्लस 1/2, तो आधा प्लस आधा 1 हो गया ना, मतलब 3 का पावर 1, तो 3 का पावर 1 मतलब 3। तो याद रखोगे कि दो रूट को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट कैंसिल हो जाता है, बशर्ते ही सेम होना चाहिए यहाँ जो नंबर है, ठीक। तो √3 3 बार होगा तो 2 √3 मिलकर के हो गया 3, और ये वाला √3 बच गया। तो कुल मिलाकर के अब हम लोग इसको ऐसे लिखने वाले हैं 64, नीचे बचा 3 √3 और ये हो गया r³, इसको मान लेंगे नंबर 1। BCC है ना, तो BCC में कितने स्फीयर्स होते हैं, कितने पार्टिकल्स, 2 होते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं कैसे होते हैं 2, वही नोट्स में दिखाया गया है। तो डायरेक्ट हम लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ 2 स्फीयर्स, तो एक का होता है 4/3 पाई r³, 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 8/3 पाई r³। अब जब पैकिंग एफिशिएंसी निकालोगे तो फॉर्मूला पे पुट कर दो, वॉल्यूम ऑफ 2 स्फीयर्स मतलब 8/3 पाई r³ बटे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मतलब दिस वन 64/3 √3 r³ इंटू 100, r³ कट जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दो तो ये बच्चा 8/3 और ऊपर में है पाई और ऊपर में ही है 100, नीचे 3 है और क्या बचा 64 बचा, और ये जो 3 √3 है ऊपर चला जाएगा, 3 √3 कट जाएगा, ये 8 बार में कट जाएगा, तो ऊपर बचा पाई इंटू 100 इंटू √3, नीचे 8। पाई का वैल्यू पुट करोगे, √3 का वैल्यू पुट करोगे, सॉल्व कर दोगे तो ये आता है 62.8%। तो ऐसे BCC का निकल गया। ओवरऑल 3 ही स्टेप है, स्टेप 1 यूनिट सेल का वॉल्यूम निकालना, स्टेप 2 टोटल स्फीयर का वॉल्यूम निकालना, स्टेप 2 हुआ, और लास्ट में फॉर्मूला में पुट कर देना स्टेप 3। एग्जाम में आएगा तो इतना एक स्टेप का कैलकुलेशन नहीं भी दिखाओगे तो चलेगा, लेकिन हाँ 3 स्टेप का काम करना होगा। लास्ट में वैल्यू पुट करके इतना नहीं सॉल्व कर पाओगे तो डायरेक्ट 62.8% लिख दोगे तो हो जाएगा, या सॉरी 62.8% नहीं है, अप्रॉक्स 68% आता है। कितना आता है 68% आता है, 62.8 नहीं 68%। तो देखो सिंपल क्यूबिक सेल में आया था 52.4%, BCC में आया 68%, और हम लोग पढ़े हैं कि जो पैकिंग एफिशिएंसी अधिक हो वह क्रिस्टल ज़्यादा स्टेबल होता है। इसका मतलब कि यदि कोई एटम BCC में क्रिस्टलाइज करता है और एक SCC में, तो BCC वाले का स्टेबिलिटी क्या होगा ज़्यादा, क्योंकि उसका पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है अधिक होता है। उसी प्रकार से हम लोग और निकालेंगे FCC वगैरह का भी। FCC लैटिस 3 स्टेप याद रखना है। FCC लैटिस में जो रिलेशन होता है कुछ ऐसा होता है, R बराबर A/2√2, हम लोग को A निकालना है तो हो जाएगा 2√2R ऐसा। अब वॉल्यूम निकाल दो डायरेक्ट, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल A³ तो 2√2 R का होल क्यूब, सॉल्व कर दो 2√2 इंटू 2√2 इंटू 2√2R³, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया 8, √2 इंटू √2 हो गया 2, और फिर बचा ये √2R³, तो हो गया 16 √2R³, इसको मान लो 1 ऐसा। उसके बाद FCC लैटिस में कितने पार्टिकल्स होते हैं 4, तो वॉल्यूम ऑफ 4 स्फीयर्स, एक का होता है 4/3 पाई r³, तो टोटल 4 है तो 16/3 पाई r³ हो गया। 2 स्टेप का काम। स्टेप 1 में क्या किए हम लोग, यूनिट सेल का वॉल्यूम निकाले,
और स्टेप 2 में क्या किए, टोटल स्फीयर का वॉल्यूम निकाले नंबर 2, और स्टेप 3 में क्या करना है, पैकिंग एफिशिएंसी निकाल देना है। तो वॉल्यूम ऑफ 4 स्फीयर्स मतलब 16/3 पाई आर क्यूब बटे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल 16√2 आर क्यूब इंटू 100। तो आर क्यूब कट जाएगा, ये बचेगा 16/3 इंटू पाई इंटू 100, नीचे बचा 16√2, तो 16 कट जाएगा। अब बाकी इसको सॉल्व कर दो, पाई का वैल्यू सब पुट करके तकरीबन आता है 74% के आसपास। तो BCC से भी ज़्यादा आ गया किसका, FCC का। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कैलकुलेशन जनरली नहीं पूछता है, रेयरली कभी कदार आ जाए तो डायरेक्ट ऐसे पूछेगा कि FCC लैटिस का पैकिंग एफिशिएंसी क्या है, तो 74%, सिंपल क्यूबिक सेल का 52.4, BCC का 68, ऐसे डायरेक्ट उसको याद कर लेना है। कैलकुलेशन चूंकि आसान है, हम बेहद आसान तरीके से इसको बतला रहे हैं, वैसे ही बस एक बार प्रैक्टिस जरूर करोगे लिख करके नोट अपने कॉपी में, तो समझ में आ जाएगा। बाय द वे यदि कैलकुलेशन आ जाए तो फिर फंस जाओगे, है आसान कैलकुलेशन, डिफिकल्ट आता तो चलो कोई बात नहीं था, सिंपल सा कैलकुलेशन है जो हम कई बार समझाए हैं, तो वैसे बन जाएगा। अब एक लास्ट इसमें आता है HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, वो नया है तो उसको पूरा कैलकुलेट करके दिखाएंगे। लास्ट HCP लैटिस, सबसे पहले हम HCP लैटिस ड्रॉ करते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ऑलरेडी इस फिगर को हम लोग कई बार देखे भी हैं पहले। ये जो डॉटेड से दिखाया जा रहा है वह यूनिट सेल का बैक पोर्शन है, पीछे का, और जो बोल्ड से दिखाया जा रहा है वो सामने का है। देखो ये है हेक्सागोनल यूनिट सेल। लैटिस कैसे होता है, तो लैटिस में पार्टिकल्स होते हैं सभी कॉर्नर्स पे, सभी कॉर्नर्स को दिखलाओ, ऐसे। और कहाँ होते हैं, जो ऊपर नीचे वाला फेस है, इस फेस का सेंटर पे एक यहां और एक यहां, ये कॉर्नर है, ये फेस है। 3 पार्टिकल्स होते हैं बॉडी में, ये कॉर्नर पार्टिकल है, ठीक, ये फेस सेंटर का पार्टिकल है, और ये कहाँ का है, बॉडी का पार्टिकल है, ऐसे। ई जो पोर्शन है यहां से यहां तक, ई इसका हाइट है h, मान लेते हैं हम लोग ऐसा। देखो तो इसके पहले जो हम लोग SCC पढ़े, BCC पढ़े या FCC पढ़े, तो वे तीनों क्यूबिक यूनिट सेल थे, मतलब जो यूनिट सेल था वह क्यूब के टाइप का था, और क्यूब का फॉर्मूला मतलब क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है साइड क्यूब मतलब A क्यूब। अभी जो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ, यह एक हेक्सागोनल यूनिट सेल है, और एक हेक्सागोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ हेक्सागोन या हेक्सागोनल यूनिट सेल लिखो तो ये होता है बेस एरिया इनटू हाइट। बेस एरिया और हाइट क्या है, तो बेस एरिया हुआ ई पोर्शन, ये जो हेक्सागोन बन रहा है ना, इसको हम लोग बोलेंगे बेस एरिया, और हाइट तो यहां बताए। तो इस बेस एरिया और हाइट को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, जरा इसको देखो। ई जो बेस एरिया का फेस का सेंटर में जो पार्टिकल है ना, इसको सबसे मिलाओ ऐसे, जो कॉर्नर पार्टिकल्स है उस कॉर्नर पार्टिकल से मिला दो, इस प्रकार से। ऐसा करने के बाद देखोगे तो ये 6 ट्राइंगल बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, और ये 6 के 6 वो इक्विलैटरल ट्राइंगल्स होंगे,
इक्विलैटरल ट्राइंगल्स। और हम लोग जानते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है? एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होता है? √3/4 A²। टोटल यहां 6 हैं, 1 2 3 4 5 6। तो जब इस पूरा बेस एरिया हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 6 × √3/4 A²। ए क्या है? तो ए हो गया यहां से यहां तक का एज। और ये एज का अरेंजमेंट कैसा होगा? तो ये जो दोनों कॉर्नर पार्टिकल्स है ना, ये दोनों एक दूसरे को टच करेंगे। देखो यहां से यहां तक, तो ई पूरा हुआ ए। अब यहां से यहां इस स्फीयर का रेडियस r, फिर यहां से यहां रेडियस r। इसका मतलब a बराबर है 2r। तो यहां पुट कर दो, तो 6 × √3/4 × 2r का स्क्वायर। तो हो जाएगा 6 × √3/4 और ये हो जाएगा 4r²। तो 4 कट गया, तो ये हो गया 6 √3r²। ये हम लोग का निकला भी बेस एरिया। वैसे ही हम लोग कैलकुलेट करेंगे हाइट। हाइट का कैलकुलेशन अलग से अभी बतलाएंगे, इसमें डायरेक्ट अभी लिखते हैं एक बार, फिर बताएंगे कैसे आया। हाइट ऑफ द यूनिट सेल, तो इसका फॉर्मूला होता है √2/√3r³। अभी हाइट का फॉर्मूला पता है, बेस एरिया पता है, तो यहां से वॉल्यूम निकाल लो, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो बेस एरिया इंटू हाइट है ना, तो बेस एरिया हो गया क्या? 6 √3r² इंटू √2/√3। थोड़ा सा इसमें जो है मिस्टेक है। हाइट का जो फॉर्मूला होता है √2/√3 इंटू 4r होता है। कैसे होता है ये हाइट कैलकुलेट करके बताएंगे। तो यहाँ जरा पुट करो 4r, तो √3 कट जाएगा, ये 6 4 जा हो जाएगा 24 √2r² इंटू r हो गया r³। ठीक है, तो नंबर 1 हम लोग का हुआ। वॉल्यूम निकाले किसका? यूनिट सेल का। तो यूनिट सेल का वॉल्यूम यहाँ पे आ गया 24 √2r³। कैसे किए? तो चूंकि यहाँ जो यूनिट सेल है वह हेक्सागोन है। हेक्सागोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है बेस एरिया इंटू हाइट। बेस एरिया इसको बोले। बेस एरिया कैसे निकालेंगे? तो ये बेस एरिया में 6 इक्विलैटरल ट्राइंगल्स बनते हैं। एक इक्विलैटरल ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला √3/4 A²। ई इक्विलैटरल ट्राइंगल लिखे हैं शॉर्ट में। तो टोटल का निकालेंगे तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी यहाँ ए जो है, तो ए का मतलब ऐसा हुआ 2 रेडियस, तो उस हिसाब से निकल गया इसका बेस एरिया। हाइट का फॉर्मूला डायरेक्ट हम लोग लिखे हैं, कैलकुलेट करके बताएंगे कैसे है। तो ये हाइट हम लोग लिख दिए, वॉल्यूम कैलकुलेट किए, तो 24 √2r³। नंबर 1। नंबर 2 में क्या करते हैं? टोटल स्फीयर। तो सबसे पहले निकालो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन HCP लैटिस। HCP लैटिस में पार्टिकल का संख्या कैसे निकालेंगे? तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, या एक वाला को लोगे एक हेक्सागोन को, तो एक हेक्सागोन में टोटल कितने कॉर्नर्स हैं? 1 2 3 4 5 6, तो लिखो 6 × कंट्रीब्यूशन कितना होगा कॉर्नर का। तो इसके पहले जब क्यूबिक यूनिट सेल बताए थे तो उसमें हम क्या बताए थे कि एक कॉर्नर पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन होता है 1/8। कैसे होता था वहां समझा करके बतलाए थे हम। तो वहां टोटल कॉर्नर्स एक क्यूब में होते हैं 8, इसीलिए एक पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन 1/8। यहां टोटल कॉर्नर्स हैं 6, तो कंट्रीब्यूशन 1/6, तो 6 × 1/6। उसी प्रकार से ऊपर में भी तो हो जाएगा। तो टोटल कॉर्नर्स 12 हुए, 6 और 6 12, तो हम लोग डायरेक्ट यहां लिख देते हैं 12 और कंट्रीब्यूशन 1/6। तो ई कहां के पार्टिकल्स हैं? तो एक कॉर्नर के। प्लस फेस वाला आ जाओ, तो फेस में 2 पार्टिकल है, यहां और यहां, और फेस का कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है, चाहे किसी भी प्रकार का यूनिट सेल हो। तो ये 2 पार्टिकल है, कंट्रीब्यूशन 1/2 कहां के हैं? ये फेस के। और ये जो 3 पार्टिकल देख रहे हैं ना, ये तीनों पार्टिकल पूरा का पूरा बॉडी के अंदर है। तो 3 कहां का? बॉडी का। तो ये 2 बार में कट गया,
ये एक बार में कट गया तो हुआ 2 + 1 + 3 मतलब 6। तो SCP यूनिट सेल में टोटल पार्टिकल्स कितने हुए? 6 हो गए। तब वो 6 पार्टिकल्स मतलब 6 स्फीयर्स का वॉल्यूम निकालो। छह स्फीयर्स का वॉल्यूम निकालोगे यदि, वॉल्यूम ऑफ 6 स्फीयर्स क्या जाएगा? 6 × 4/3 πr³। ये 2 बार में कट जाएगा, फिर जाएगा 8 πr³। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग निकाल लिए यूनिट सेल का वॉल्यूम, फिर निकाले 6 स्फीयर का वॉल्यूम। अब जब पैकिंग एफिशिएंसी निकालोगे तो ये फॉर्मूला पे पुट कर दो। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर तो 8 πr³, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल तो 24√2r³ × 100। तो r³ कट जाएगा, ये 3 बार में कट जाएगा। बाकी सब वैल्यू पुट करके सॉल्व कर दोगे तो यह भी आता है 74% ही, जैसा कि आया था किसमें? FCC लैटिस में। तो ये कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा है बाकी की तुलना में, क्योंकि यह यूनिट सेल ही अलग है। एग्जामिनेशन में तो जनरली नहीं आता है, लेकिन हाँ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी पूछ दे, बोर्ड एग्जामिनेशन में तो नहीं ही आएगा। अब जो इसमें एक चीज़ है ई वाला है, बेस एरिया तो हम बता दिए कि कैसे आया। ये जो हाइट लिखे हैं √2/√3 4r, ये हाइट कैसे कैलकुलेट किए थोड़ा सा उसको हम लोग देख लेते हैं। तो एक हेक्सागोनल यूनिट सेल का हाइट कैसे कैलकुलेट करेंगे वही हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन समझने के लिए हम लोग देखेंगे इसको। ई जो है ना, इसी को थोड़ा हम अलग बनाए हैं। देखो हेक्सागोनल यूनिट सेल का या जो SCP अरेंजमेंट होता था, किस टाइप का अरेंजमेंट होता था? AB टाइप अरेंजमेंट। ए लेयर है, बी लेयर है, ए लेयर। यहां से देखोगे तो ये ए लेयर मतलब ई वाला पार्टिकल है जो यहाँ बीचों बीच देख रहे हो। ये बी लेयर मतलब ये तीनों पार्टिकल्स है। बी लेयर का ये तीनों पार्टिकल जो यहाँ बॉडी में दिख रहा है ना, यही तीनों पार्टिकल्स है। और फिर ऊपर ए मतलब फिर से ये फेस सेंटर वाला है। तो इस पार्टिकल को यहाँ दिखाए हैं। ये तीनों जो है ये 3 पार्टिकल्स हैं और ये ऊपर वाला फिर ये आ गया। क्या किए हम लोग? अभी जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है ना, देखो यहाँ से यहाँ तक का, इसी को हम लोग बोल रहे हैं इसका हाइट। तो यहाँ से यहाँ हम लोग मान लिए हैं PQ, मतलब ये जो दोनों फेस सेंटर्ड पार्टिकल है दोनों को आपस में ज्वाइन कर दिए हैं और यही पूरा हुआ इसका हाइट, पूरा नीचे तक यहाँ तक। और इसका हाफ हम लोग माने हैं PQ। तो यदि इसका हाइट निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 2 × PQ, माने PQ का 2 गुना, यहाँ से यहाँ फिर यहाँ से यहाँ, तो यही पूरा क्या कहलाएगा? हाइट। तो हम लोग एक बारी PQ निकाल लें कितना होगा। उसके बाद तो यहाँ देखोगे तो PQR जो है ना एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है। PQR एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है। तो इन इक्विलैटरल ट्राइंगल PQR जब PR बराबर निकालोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2R, क्योंकि जो P और R है ना ये दोनों स्फीयर से एक दूसरे को टच करेंगे। देखो ये P और ये R, मतलब ये जो बॉडी सेंटर वाला पार्टिकल है या बॉडी में जो है इस फेस सेंटर वाले को टच करता है ऐसा, तो ये हो जाएगा 2R। यहाँ से यहाँ इसका रेडियस, यहाँ से यहाँ इसका रेडियस, तो PR बराबर कितना? 2R। एक बात हम लोग देख लिए। अब फिर से एक ट्राइंगल लेंगे हम लोग और उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो यहाँ पार्टिकल स्फेरिकल, इस पर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे Q से। देखो टेंजेंट ड्रॉ करना मतलब ऐसा, इस प्रकार से। यहाँ ये जो कनेक्ट हुआ ना इसको मान लो S, ठीक। तो फिर से एक जो नया ट्राइंगल बना टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद इस पर QRS, एक बार इसको कंसीडर करते हैं हम लोग। इन ट्राइंगल QRS, कौन सा ट्राइंगल लिए? QR और S। तो इसमें से cos 30 डिग्री का वैल्यू यदि निकालोगे, cos 30 डिग्री, तो हो जाएगा RS बटे QR, RS बटे QR। ये RS बटे QR कैसे हुआ? इसका मतलब एंगल कहाँ क्रिएट होगा? बताओ एंगल कहाँ क्रिएट होगा?
तो कॉस का फॉर्मूला होता है बेस बटे हाइपोटेनस, ठीक है। हाइपोटेनस क्यू आर है, दिस वन इज हाइपोटेनस। इसका मतलब कि जो एंगल हम लोग ले रहे हैं इस एंगल को ले रहे हैं ऐसा, तो इसका सामने वाला जो है, यह सामने वाला साइड होता है परपेंडिकुलर, उसके बाद हाइपोटेनस। तो या इसको हम लोग लेना है ऐसे, लो देखो, हाँ, तो ऐसे इसको हम लोग समझ सकते हैं। देखो यहां जो है ना ई बनेगा राइट एंगल, तो राइट एंगल के सामने वाला पोर्शन हो जाता है हाइपोटेनस। तो राइट एंगल के सामने जो क्यू आर है ये हो गया हाइपोटेनस। उसके बाद हम लोग कंसिडर कर रहे हैं इस वाले एंगल को, तो इसके सामने वाला ये जो पोर्शन है ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ई वाला पोर्शन क्या हो जाएगा इसका बेस। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला बेस बटे हाइपोटेनस, तो बेस है ई वाला पोर्शन आर एस, और हाइपोटेनस ई वाला है क्यू आर। अभी जो आर एस है ये क्या है, तो यहां से यहां इसका रेडियस तो हो गया आर, और क्यू आर हम लोग को पता नहीं है। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू हम लोग को पता होता है, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2, तो हो जाएगा √3/2। तो इस हिसाब से क्यू आर निकालोगे तो हो जाएगा आर बटे √3/2, मतलब इसको ऐसे लिखा जाए 2r बटे √3 ऐसा, ठीक है। तो क्यू आर यहां से निकल गया हम लोग का 2r बटे √3। अब यदि यहां से निकालेंगे हम लोग पी क्यू आर जो है एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। तो यहां से जब कैलकुलेट करोगे पी क्यू, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा क्या, पी आर का स्क्वायर माइनस क्यू आर का स्क्वायर, पी आर स्क्वायर माइनस, देखो यहां से हम लोग एक ट्राइंगल लेंगे ये वाला पी क्यू और आर ऐसा। तो अब यहां से पी आर हम लोग को पता है 2r, तो ये 2r का स्क्वायर माइनस क्यू आर आया है 2r बटे √3 का स्क्वायर, और ये पूरा में स्क्वायर रूट है, तो हो जाएगा 4r स्क्वायर माइनस 4r स्क्वायर बटे 3। इसको सॉल्व कर दो, पी क्यू यहाँ से निकल जाएगा, एलसीएम लोगे तो 3, और ये हो जाएगा 12r स्क्वायर माइनस 4r स्क्वायर, मतलब 8r स्क्वायर बटे 3। पी क्यू बराबर आ गया 8r स्क्वायर बटे 3, सॉरी ये स्क्वायर रूट में है। अब इसको जरा स्क्वायर रूट हटाओ और सॉल्व करो, तो कितना हो जाएगा, पी क्यू √8 इंटू √r स्क्वायर, और नीचे √3, सब में अलग अलग कर दिए। √8 को लिख सकते हैं 2√2, r स्क्वायर बाहर आएगा तो r, और √3 को रहने दो √3। तो पी क्यू का वैल्यू आ गया इतना। अब जो हाइट है वो हम लोग क्या लिखे हैं, 2 इंटू पी क्यू, 2 इंटू पी क्यू, तो 2 इंटू पी क्यू का वैल्यू पुट कर दो, तो 2 इतना, तो 2 2 हो गया 4 इंटू √2 बटे √3r, यही था हाइट जो हम लोग लिखे थे। तो हाइट का कैलकुलेशन अलग है, थोड़ा मैथमेटिक का चीज़ है, ज्योमेट्रिक तो उसको याद रखोगे, अलग से कैलकुलेशन ये सब आता नहीं है। तो इस तरह से पैकिंग एफिशिएंसी हम लोग देख लिए सारे लैटिस का, डायरेक्ट वैल्यू याद रखोगे पैकिंग एफिशिएंसी कितना होता है, कैलकुलेशन एक दो बार रिवाइज कर लोगे तो हो जाएगा। एग्जाम में बाय द वे यदि एचसीपी का आता है कैलकुलेशन, तो हाइट का कैलकुलेशन नहीं भी दिखाओगे तो वहाँ चलेगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैथमेटिकल कंसेप्ट इसमें यूज हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी जो बच गया चैप्टर का उसको आगे का क्लास में हम लोग डील करेंगे। धन्यवाद।